अगर आपको पोयम के अप्रिसिएशन के बारे में प्रॉपरली नॉलेज है, आपको पोयम अच्छे से पता है एटलीस्ट, तो इट विल बी वेरी इजी टू राइट अप्रिसिएशन। मैंने अभी मॉर्निंग बैच से भी जब बात कर रहा था मैं, तो मेरा यही डिस्कशन चल रहा था कि मार्केट में टीचर्स भी बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं कि अप्रिसिएशन लिखते कैसे हैं। हर टीचर अपने हिसाब से एडवाइस करता है। कोई बोलता है पैराग्राफ में लिख दो, कोई बोलता है पॉइंट्स में लिखो। मैं कोई भी लेक्चर लेता हूं तो मैं मॉडरेटर से बात करके ही लेक्चर लेता हूं। मैंने इंग्लिश के जितने भी मॉडरेटर से बात की है पिछले कई सालों से, हर बार सिंपल सा आंसर अप्रिसिएशन के बारे में यही मिलता है कि कसंही लिहिलं चालेल, पण मुद्दे परफेक्ट असले पाहिजे। व्हाट इज दिस मुद्दे? मुद्दे हैं थीम ऑफ द पोयम, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, पोएट का नाम। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके पैराग्राफ में दिखे, चाहे आपके पॉइंट्स में दिखे, लेकिन होने ही चाहिए, तो ही अप्रिसिएशन जो है वो पूरा माना जाता है और आपको मार्क्स मिलते हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि जब आप अप्रिसिएशन लिख रहे हैं तो आपको इन मुद्दों को उसमें जरूर हाईलाइट करना है, जरूर लिखना है। अपने टेक्स्ट बुक में सिर्फ 8 ही पोएम्स हैं, और सिर्फ 8 मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये 8 पोएम समझने के लिए आपको 1 से 1.5 घंटा काफी है। 1 से 1.5 घंटे में आप पूरे 8 के 8 पोएम का ओवरव्यू भी ले लेंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सी पोएम किस चीज के बारे में है। जैसे सरोजिनी जी की इंडियन वीवर्स पूरी जिंदगी से मौत तक की कहानी बयां कर देती है। कौन सा कपड़ा पैदा होने पे कौन सा कफन, एवरीथिंग इट डिफाइंस इन अ वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल वे। ऐसे ही हर पोएम में एक मैसेज है, इंस्पिरेशनल पोएम्स हैं, और अगर आप पोएम का क्रक्स, उसकी समरी भी समझ जाते हैं तो आप अप्रिसिएशन लिख ही सकते हैं अच्छे से अपने ओन वर्ड्स में। इस पीडीएफ के अंदर राइटिंग स्किल्स के बारे में तो है ही, एग्जाम्पल्स के साथ ये मैं भेज भी दूंगा आप सबको, मगर इसके अंदर आज जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी हैं, वर्चुअल मैसेज के, इंटरव्यू के, स्पीच के, अपील के, पूरे सैंपल्स भी मैंने दिए हुए हैं क्वेश्चन और आंसर्स के साथ आपके प्रिपरेशन के लिए। जिंदगी की कहानी बयां करती है। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड एक ऐसी पोएम है जो इंस्पिरेशनल वे में आपके सामने फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हाउ टू लीड अ लाइफ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ट्रबल्स, ये समझाने का काम करती है। मेन मॉरल इस पोएम का यही है। अब इसको प्रेजेंट कैसे किया है सर, तो आप देखें यहां पर कुल 5 मेन पॉइंटर्स हैं। उन 5 मेन पॉइंटर्स के जरिए पूरा अप्रिसिएशन प्रेजेंट किया है। आप ऐसे पॉइंटर्स में लिखें, पैराग्राफ वाइज लिखें, कैसा भी लिखें, मार्क्स मिलता ही है, मगर आपको ये मुद्दे उसमें जरूर मेंशन करने हैं। ये पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपके अप्रिसिएशन को अप्रिसिएशन बनाते हैं। जैसे सबसे पहले द टाइटल ऑफ द पोएम। द टाइटल क्लियरली डिपिक्ट्स पोएट्स हैप्पी मूड टू ट्रैवल ऑन द ओपन रोड ऑफ लाइफ। जिंदगी के इस खुले रास्ते पे चलने के लिए एक हैप्पी मूड में पोएट तैयार है, और वही ये टाइटल दर्शाता है। The poet wishes to move ahead on the road of life with his own will and goodness. मतलब अगर आप सही हैं तो आपका रास्ता सही ही रहेगा, और इससे आप सक्सेसफुली आगे बढ़ पाएंगे। The song of the open road indicates what? Freedom. समझ में आया कैसे पहला पॉइंट अपन ने टाइटल के बारे में, वो टाइटल क्या शोकेस करता है वो उस एक लाइन में आपको लिखना है। What does the title of the poem suggest? What the poem is about? उसको एक लाइन में आपको मेंशन करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मार्क्स कमाने वाला पॉइंट, थीम ऑफ द पोएम। इट्स अबाउट पोएट्स जर्नी ऑफ लाइफ मार्क्ड बाय फ्रीडम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ट्रबल्स, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ
ट्रबल्स, मुसीबतें बहुत आ सकती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन आपका विल कितना स्ट्रांग है, आप कितने हैप्पी मूड में आगे बढ़ना चाहते हैं, वही इस पोएम का थीम है। द रोड सिग्निफाइज मोबिलिटी, यानी मूवमेंट। मोबिलिटी ही, चलते रहना ही जिंदगी है ना। आप जहां रुक गए गिले शिकवे में, आप जहां थम गए बुरा फील कराने में, करने में, ईगो में, जेलसी में, वहां आपकी जिंदगी भी रुकी जाती है। जिंदगी का नाम चलते रहना है। एंड मोबिलिटी इज व्हाट द रोड सिग्निफाइज। वन कैन टेक द रोड एज अ पॉइंट टू स्टार्ट ओवर टुवर्ड्स समथिंग न्यू. It also depicts the importance of freedom. The poet neglects the burdens of life and ready to enjoy the life freely. सारे बोझ, सारे बर्डन, सारे रिश्ते नातों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बर्डन है, उसको पोएट निग्लेक्ट करता है और फ्रीली अपनी लाइफ को जीने के लिए तैयार हो जाता है। समझ में आ रहा है? आज पोएटिक स्टाइल कैसा है? तो ये पोएटिक स्टाइल के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ज्यादातर पोएम्स जो हैं पूरे बुक में फ्री वर्स वाली है। अपार्ट फ्रॉम पैरेंथेसिस, इट डज नॉट फॉलो एनी स्टाइलिस्टिक फीचर्स विच रिस्ट्रेन इट्स सिंप्लिसिटी एंड कंपोजर। ज्यादातर पोएम ऐसी ही हैं जिसमें आप ये लाइन पूरी की पूरी ढाप के लिख सकते हैं। कॉमन। और मैं चाहता हूं कि जिनकी इंग्लिश वीक है ना, वो ये लिख ही दे। आपको ऐसा लगता है इसमें मैं क्या लिखूंगा, पोएटिक स्टाइल, मैं तो पढ़ी नहीं हूं, ये लिख दे। क्या लिखेंगे? इट इज कंपोज्ड इन फ्री वर्स, इट डज नॉट फॉलो एनी स्टाइलिस्टिक फीचर्स विच रिस्ट्रेन इट्स सिंप्लिसिटी। रिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है? वो उसकी सिंप्लिसिटी को बनाए रखते हैं। इट कीप्स अप विद द सिंप्लिसिटी एंड कंपोजर ऑफ द पोएम। हर पोएम में ये होता ही है, तो ये कॉमन है, इसमें राइट मिलेगा ही, इसमें जीरो नहीं मिलेगा। दिस पोएम इज ओड टू वन सेल्फ, डेडिकेटेड है ये हमारे तुम्हारे जैसे ही आम आदमी को। Whitman separates his poem into 4 separate stanzas with the exception of first stanza, जिसमें सिर्फ 3 लाइनें हैं और बाकी सारे में 4-4 लाइन्स। ये पोएटिक स्टाइल में मेंशन करना होता है। अगर आपको याद हो वो पोएम जो भी एग्जाम में आई तो आप लिख दीजिएगा, नहीं तो आप अवॉइड भी करेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता। बट ये फर्स्ट लाइन लिखो ही। कितने स्टैंजा का पोएम है, अगर वो आपको याद है, आपने पढ़ा है तो बेटर है, तो आप वो लिखेंगे, मार्क्स मिलेगा ही पूरा। अगर नहीं याद है तो एटलीस्ट फर्स्ट लाइन कंपलसरी लिखिए। फिर आते हैं स्पेशल फीचर में। यहां पे आपको बताना है कि पोएम में क्या क्या खासियत है। क्या एक ही व्यक्ति पूरी नरेट कर रहा है पोएम, क्या 2 लोगों का कन्वर्जेशन हो रहा है, क्या कोई मैसेज देने की कोशिश है। तो यहां पर फ्री वर्स और मोनोलॉग है। मोनोलॉग मतलब क्या? एक ही व्यक्ति बोल रहा है। इट हैज एन ऑप्टिमिस्टिक नोट, पॉजिटिव नोट है। इट इज एन इंस्पिरेशनल पोयम। ये वर्ड अंडरलाइन कर दो। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड में आपको क्या लिखना है? इट इज एन इंस्पिरेशनल पोयम। इट इज एन इंस्पिरेशनल पोयम रिटन इन द फॉर्म ऑफ नरेशन। द फर्स्ट स्टैंजा कंटेन्स 3 लाइन while other stanza has 4 लाइन्स। सिंपल है। आखिर में ये पूरा का पूरा आपको मार्क्स देने के लिए ही पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे कोई जीरो नहीं है, कोई रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे आपको क्या समझा उस पोएम से, क्या मैसेज है उस पोएम का, क्या वैल्यूज हैं, क्या मॉरल्स हैं, वो आपको ओन वर्ड्स में लिखना है। द पोएट डज नॉट एम टू टीच एनी मॉरल लेसन। वो तो बोल रहा है कि भाई जिंदगी ऐसी है, चलते रहो। इट गिव्स अ क्लियर मैसेज टू द रीडर्स टू एंजॉय द लाइफ टू इट्स फुलेस्ट. We should learn to value every aspect of our life and also have freedom to choose our road of life. पहले पोएम के बारे में कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल। मेन चीज आपको नोट डाउन क्या करनी है? टाइटल, थीम, पोएटिक स्टाइल, स्पेशल फीचर, मैसेज। ये सब लोग नोट डाउन कर लो फटाफट से कि अप्रिसिएशन में ये मुद्दे होने चाहिए। फिर मैं पैराग्राफ में लिखूं या कैसे भी लिखूं, मेरे अप्रिसिएशन में मेरा पहला पॉइंट टाइटल होगा, थीम होगा, पोएटिक स्टाइल, स्पेशल फीचर, मैसेज, वैल्यू और मॉरल्स।
नेक्स्ट, चलिए आते हैं इंडियन व्यूवर्स पे। वंस अगेन आप देखिए 5 पॉइंट हैं। इंडियन व्यूवर्स, सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी गई ये पोयम। द टाइटल डील्स विद द इंडियन व्यूवर्स, भारत के जो बहुत ही पॉपुलर क्राफ्ट्समैन हैं, जो क्लोथ्स को वीव करते हैं वेरियस ओकेशंस पे, उनके बारे में ये पोयम हमें समझाती है। इन द पोयम द रीडर्स गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ द वर्क ऑफ वीवर्स एंड मेटाफोरिकली या मेटाफोरिकल रिलेशन विथ ह्यूमन लाइफ। सरोजिनी जी की ये कोशिश है कि वो क्राफ्टमैन के वीविंग वाले काम को रिलेशन दे रही है ह्यूमन लाइफ के साथ। पैदा होने पे बच्चे के कपड़े और मरने के बाद जो कफन है, वहां तक की एक इंसान की जर्नी बताती है ये पोयम, कि वो कैसे कपड़ों में खिलता पलता बड़ा है होता है, और जब उसका अंत होता है तो कैसा कपड़ा होता है। बस वही समझाने का यहां पर मैसेज दिया गया है अबाउट पोएट और पोयम। तो यहां पर अपने टेक्स्ट बुक के अंदर भी दिया हुआ है सरोजिनी नायडू कौन थी, क्या क्या उन्होंने किया अपने पॉलिटिकल करियर में। तो सरोजिनी नायडू वाज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, फेमिनिस्ट एंड फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द गवर्नर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। शी वाज एन इंपॉर्टेंट फिगर इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। Naidu's work as a poet earned her the title of Nightingale of India. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको याद रखना है पोएट के बारे में, कि सरोजिनी जी को नाइटेंगल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है उनके काम की वजह से। इंडियन वीवर्स इज अ शॉर्ट पोयम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग लिख के ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा। इंडियन वीवर क्या है? इट इज अ शॉर्ट पोयम वेयर द पोएट टॉक्स अबाउट 3 types of garment that the weavers weave at 3 particular times of the day. Each stanza of the poem represents 3 important events of human life. एक बर्थ और चाइल्डहुड है, अडल्टहुड है और एक डेथ है। ये सबसे मेन है, ये क्रक्स, ये समरी है पूरे पोयम का। बचपन, जवानी और डेथ यानी बुढ़ापे के बाद की परिस्थिति। आते हैं थीम ऑफ द पोएम पे दोस्तों। सरोजिनी नायडू's poem Indian Weavers highlights the craft and skill of Indian weavers. The poem tells about the 3 important stages in human life, namely birth, marriage and death. Human life के 3 important स्टेजेस हैं, नेमली बर्थ, मैरिज एंड डेथ। इन तीनों स्टेजेस को बहुत ही खूबसूरती से कैसे रिलेट किया है उन्होंने? तो रिलेट किया है 3 स्टेजेस ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। मतलब उन्होंने जो कंपैरिजन किया है उसमें उन्होंने कलर्स भी बताए हैं और साथ ही साथ टाइम भी बताया कि सुबह के टाइम पे क्या वीव हो रहा है, फिर दोपहर में क्या वीव हो रहा है, शाम में। इस तरह से उन्होंने वीविंग का टाइम और कलर से अपने तीनों स्टेजेस ऑफ लाइफ को कंपेयर किया है, रिलेट किया है। दोस्तों, द कलर्स मेंशन्ड इन द स्टैंजास आर वेरी सिग्निफिकेंट एज दे इंडिकेट द मूड्स रिलेटेड टू द इवेंट। मतलब शादी के लिए जा रहा है तो क्या कपड़े, क्या कलर हैं? याद है आप लोगों को? ये पोएम पढ़ी होगी अगर आपने तो। वो ब्राइड और ग्रूम का जो कपड़ों का कलर है वो हाईलाइटिंग कलर है और उससे वीवर्स का एक जो मूड है काम करने का वो नजर आता है। ऐसे ही जब बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके कलर क्या हैं कपड़ों के, जो हम देखते हैं अलग अलग छोटे बच्चों को पिंक कलर्स, हम देखते हैं कलर्स उनके कपड़ों के जिसमें सिंपल सिंपल बट येट आई कैची एंड अट्रैक्टिव कलर्स वो यूज करते हैं। तो इंडियन वीवर्स ये कपड़े बनाते हैं और इसीलिए ये इवेंट्स बहुत काम के। पोएटिक डिवाइस की बात करें यहां पर तो इस पोयम में इमेजरी, वर्ड पिक्चर
का बहुत उपयोग किया है। द मेजर फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर आर सिमिली, इन्वर्जन, मेटाफॉर एंड एलिटरेशन। कितने स्टैंजा हैं वो याद हैं तो लिखने चाहिए। देयर आर 3 स्टैंजाज हैविंग 4 लाइन्स। द लाइन्स हैव राइमिंग वर्ड्स एंड द राइम स्कीम इज ए ए बी बी। मतलब ज्यादातर आप देखोगे इस पोएम में राइम स्कीम है, राइमिंग वर्ड्स हैं चारों लाइंस के अंदर, आपको दिखेगा ही। और आखिर में मैसेज ऑफ द पोएम प्रेजेंट्स 3 पर्टिकुलर टाइम्स ऑफ द डे टू डिस्क्राइब 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ। ईच टाइम एंड द ड्रेस वीव्ड इन दैट टाइम symbolizes the particular stage of life। जो टाइम पे जो कपड़ा बन रहा है वो कहीं ना कहीं या तो अपनी जवानी दिखा रहा है, या तो मृत्यु दिखा रहा है, या तो बचपन दिखा रहा है। These stages of life are inevitable and everyone has to face it। इंडियन व्यूअर्स का समझ में आया क्रक्स एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं फटाक से। इंच शेप रॉक। अब ये इंच शेप रॉक बहुत मजेदार है। यहां पे बहुत ही खौफनाक समंदर है और इस तूफानी समंदर में ये एक रॉक है, इंचकेप रॉक। कैसे जहाज अच्छे कर्म वालों को बचा लेगा इस समंदर से, तूफानी समंदर से। ये इंचकेप रॉक पे जो बेल लगा हुआ है वो कैसे आगाह कर सकता है लोगों को, उन्हें बचा सकता है बड़े एक्सीडेंट से, या कैसे बुरे कर्म करने वाले एक पायरेट को किस तरह से उसके बुरे कर्मों का फल मिलता है। वही छोटी सी यहां पर कहानी को पोएम के वे में प्रेजेंट किया है। The poem Inchcape Rock has taken as its title the name of the legendary rock which is the center of all the events. The rock had caused a lot of shipwrecks previously. उसी पत्थर से टकराकर कई जहाज जो हैं वो डूबे हैं। Then the good abbot tied a bell to that to warn the passing ships of the danger of the rock. किसी एक अच्छे भले व्यक्ति ने वहां पर एक घंटा बड़ा सा बांध दिया ताकि वो लहरों के बहाव के साथ बजता रहे और उसके साउंड से लोग आगाह हो जाएं कि यहां पर एक बड़ा सा खतरा है और हमें शिप को डाइवर्ट कर लेना चाहिए वरना हमारा भी एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन लेटर द विलेनियस राल्फ कट द बेल फ्रॉम द रॉक टू हेल्प हिज ओन कॉज ऑफ लूटिंग द शिप्स इन डेंजर। मतलब ये जो हमारा विलन है इससे देखा नहीं जाता, लोग तारीफ कर रहे हैं एबॉट की, और चोर ही है तो ये सोचता है कि मैं इस बेल को ही काट देता हूं, जो भी शिप्स यहां टकराएंगी या एक्सीडेंट उनका होगा उन शिप्स को मैं लूटूंगा, पैसे कमाऊंगा, जो भी डेंजर में हो। तो बेसिकली यही मैसेज के साथ ये अपना इंचकेप रॉक चलता है। एंड इन द एंड होता ये है कि जो हमारा विलन है उसको पनिशमेंट मिलती है, अपने ही कर्मों की सजा उसको मिलती है। When his own ship hits the Inchcape Rock and he dies. So we see the entire story revolves around the Inchcape Rock. So the title of the poem is just as apt. समझे? टाइटल के बारे में समझ में आया। उसने कहानी बयां कर दिया कि इंचकेप रॉक क्यों नाम है, क्योंकि वो रॉक का कैरेक्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी रॉक के कैरेक्टर के आसपास पूरी कहानी चलती। About the poet and poem, the poem shows the beautiful atmosphere of the sea. और आप पढ़ेंगे भी तो आपको समझ में आएगा, हर लाइन में बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया है समंदर को। आप अगर सीरियसली पढ़ने बैठेंगे ना तो यू विल इमेजिन ऑल्सो कि यार सच में आप वो समंदर के बीच, इतना खूबसूरती से वो बयां किया है। मेरा अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊं ना तो पहली बार मैंने ये पोएम पढ़ा था जब मैंने पहली बार यूट्यूब चैनल बनाया था, मतलब आज से 3-4 साल पहले। और वो टाइम पे मैं सिर्फ इको के वीडियो डालता था, लेकिन किसी ने बहुत कमेंट्स किए कि इंग्लिश का एग्जाम है कल, इंग्लिश का एग्जाम है कल, इंग्लिश का वीडियो डालो। तो मैंने खाली टेक्स्ट बुक लिया और टेक्स्ट बुक से मैं रीड करता चला गया लाइव सेशन में। बट जब मैं रीड कर रहा था ना एक एक लाइन इस पर्टिकुलर पोएम की, तो आई कुड रियली फील दैट एक्चुअली में हम वो समंदर में हैं। इतनी खूबसूरती से ये पोएम को लिखा गया है, आप हर एक लाइन को फील कर पाएंगे। स्पेशली जब विलन मर रहा होता है ना, तब वो वाले लाइंस पढ़ना आप आज जाके,
आपको रियलाइज होएगा कि यार सच में वो कितना अकेला अपने आप को पा रहा है। उसके साथ के गुंडे मवाली, उसके साथ के चोर डाकू भी अब उसका साथ छोड़ रहे हैं और सब डूबते जा रहे हैं। इतने खूबसूरती से पूरे पोएम को स्पेसिफाई किया गया है। द पोएम शोज अस हाउ जेलसी इज एन इनक्योरेबल डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर। जलन ये इनक्योरेबल कैरेक्टर का, अपने ह्यूमन कैरेक्टर का एक फीलिंग है जो आपको बर्बाद कर देता है। पीपल गेट जेलस एट अदर्स सक्सेस and achievements and pay the price themselves. It does not make them any better positioned in achieving something similar but harm them in many ways. आप ही को नुकसान होने वाला है इसका। आप दूसरों से जल के, दूसरों से कंपेयर करके खुद को खुद ही हार जाएं, तो ये कभी करना नहीं है। पोएटिक डिवाइस की बात करें, द राइम स्कीम यूज्ड इन द पोएम्स इज AABB. द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर इज alliteration, inversion, apostrophe and personification. All these increase the beauty of the poem, especially personification. ये फिगर ऑफ स्पीच तो बहुत अच्छे से हाईलाइटेड है इस पूरे पोएम में, क्योंकि वो पर्सोनिफाई करके ही अपने को एहसास होता है कि अपन ही कैरेक्टर है। इसके अलावा मैसेज ऑफ द पोएम, भाई ये पोएम मॉरल टीचिंग देता है। मतलब है तो बचपन का मैसेज, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी वाला, और इसीलिए मैनकाइंड को एक सिंपल सा मैसेज है। दिस पोएम ऑल्सो हैज वन, दो नॉट डायरेक्टली बट थ्रू अ लेजेंडरी टेल। बाय इट्स फॉर्म इट इज अ बेलाड, एक खौफनाक बेलाड ही लगता है ये। यूजिंग द नेचुरल ऑब्जेक्ट्स टू सजेस्ट द टोन और मूड, और यहाँ पर स्पेशली पोएट्री को एक स्टोरी नरेट करने के लिए बयां किया गया है। यूजुअली ये चैप्टर बन सकता था एक, लेकिन वो लोग ने उसको प्रेजेंट एज अ पोएम किया है। ये तो स्टोरी है ना एक्चुअली, बट दे हैव प्रेजेंटेड इन अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव वे। हियर द पोएट हैज एम्प्लॉयड अ फिक्स्ड एयर, काम सी, स्टेडी शिप। ये पूरा बयान करता है कि एनवायरमेंट कैसा है उस टाइम। शिप स्टेडी है, वहां पर क्वाइट वेव्स हैं, कामनेस है पहले दो स्टैंजाज में, और धीरे धीरे आपको जेलेसी के बारे में समझ में आता है। द पोएम ऑल्सो शोज द जेलेसी ऑफ द पर्सन्स विच कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज लाइफ। याद आया आपको ये रिवीजन से इंच के प्रॉक? थोड़ा बहुत भी याद आया ना तो एक बार घर पे जाके रीड करना और फिर ये बाइट कर लेना, और कुछ नहीं करना है आपको। आज का होमवर्क यही है कि जब इंग्लिश पढ़ने बैठोगे ना तो पोएम्स खाली दो दो बार रीड करना और फिर ये बाइट करना, रीड करना, ये बाइट करना, काम खत्म है। 8 पोएम का अप्रिसिएशन हर किसी को लिख के प्रैक्टिस करना है, और इसका फायदा अपने को पेपर में दिखेगा ही दिखेगा। योर गोल इज सिंपल, यू रीड द पोएम ट्वाइस थ्राइस एंड देन बाइट दिस। पोएम पढ़े भी ना ये मत पढ़ना। आज मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बड़बड़ कर रहा हूं? क्योंकि मैं पोएम पढ़ चुका हूं 8, तो मेरे को उसकी स्टोरी, उसकी समरी, उसका सब कुछ पता है। तुमको पता ही नहीं रहेगा, तुम डायरेक्ट ये पढ़ोगे तो तुमको समझेगा ही नहीं कुछ। गॉट इट एवरीवन? नेक्स्ट वन, हैव यू अर्नड योर टुमारो। ये भी एक मैसेज देने वाली पोएम है। क्या आपने आपके कल को कमाया है? हैव यू अर्नड योर टुमारो इज द अप्रोप्रिएट एज पर द थीम ऑफ द पोएम। इट इज अ क्वेश्चन आस्क्ड to readers what they are doing to secure the surety of their future. Title is catchy, it arouses curiosity. यार ऐसा क्यों बोल रहा है? Have you earned your tomorrow? क्या आज तूने कुछ अच्छा किया किसी के साथ? अगर किया है तो ही तू डिजर्व करता है कल। That is what is this poem all about. Have you earned your tomorrow में पूरी की पूरी पोएम सिर्फ और सिर्फ अच्छे डीड्स के बारे में। आप किसी से मिले, आप उसको क्या बोलते हैं, कैसे बिहेव करते हैं उसके साथ, इससे तय होता है कि आप कैसे व्यक्तित्व, कैसे इंसान हैं। सो ऑलवेज एंड ऑलवेज हैव अ स्माइल, वेयर अ स्माइल एंड मीट एंड ग्रीट एवरी सिंगल पर्सन who comes across you. आपके आसपास आपसे मिलते जुलते जितने भी लोग हैं, क्या आपने उनके साथ इंसाफ किया? क्या आपने उनके जीवन में खुशियां लाई? इसी से आप अपना कल
अर्न कर पाएंगे। दोस्तों, have you earned your tomorrow is appropriate as per the theme of the poem. It is a question asked by the readers what they are doing to secure the surety of their future. Title is catchy and arouses curiosity. अगर poet की बात करें तो the tone of the poet is that of a appeal. अपील कर रहा है वो कि यार क्यों ग्रज लेकर जीना, क्यों किसी को नाराज या दुखी करना। अगर आप लोगों की जिंदगी में खुशियां बांटेंगे तो आपकी जिंदगी में खुशियां बढ़ेंगी। एंड दैट इज व्हाई द पोएट आस्क्स forceful questions and convinces the readers to accept her thinking. The questions are used to connect the readers with the message that poet wants to give. दोस्तों, थीम क्या है पोएम की? क्वेश्चंस पूछ रहा है डायरेक्टली अपने को। थ्रू इट द पोएट अपील्स द रीडर्स टू बिहेव काइंडली। मार्क कर लो, अंडरलाइन कर लो, लिख लो। सबसे पहली चीज क्या बोल रहा है वो? टू बिहेव काइंडली with others and bring happiness on the face of the persons who come near them. यही मैसेज है कि आपसे जो मिले, आपके पास जो हो, आपके साथ जो हो, उसको खुशियां दो, उसके चेहरे पर स्माइल आए, ऐसा बिहेव करो। It will give them assured future. They will be able to live in the coming future. और मैसेज समझा गया अंश? और मैसेज समझ रहा है? कैसे बिहेव करना है? काइंडनेस से बिहेव करना है। कैसे बिहेव करना है? यस, बिहेव काइंडली विद द अदर्स एंड ब्रिंग हैप्पीनेस ऑन द फेस ऑफ अदर्स। पोएटिक डिवाइस की बात करें तो वंस अगेन 4 स्टैंजास, 4 लाइन ईच। द लाइन्स फॉलो द पैटर्न ऑफ AA, BB, CC, AA। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो पोएटिक पैटर्न है इसमें रिपीटेशन है। A sound that appears in the first, second, fourth stanzas is noteworthy. It has been used repetitively in order to unify the text. The questions are used to accept the advice that the poet wants to convey. ये लाइन मार्क कर लो, इसमें आपको ये लिखनी है कि क्वेश्चंस इस तरह से पूछे गए हैं कि आप उसकी एडवाइस को एक्सेप्ट करें। क्वेश्चन पूछी इस तरह से रहा है, इस स्टाइल में रहा है कि आप उसकी एडवाइस को एक्सेप्ट करें, जो मैसेज वो आपको कन्वे करना चाहता है। ईच स्टैंजा हैज राइमिंग वर्ड्स टू क्रिएट अ म्यूजिकल इफेक्ट। मैसेज क्या है पोएम का? टू गेट अश्योर्ड फ्यूचर वर्क प्रॉपरली टुडे। अगर आपको आपका फ्यूचर खुशनुमा बनाना है, अच्छा बनाना है, तो उसके लिए वर्क कभी करना है? आज करना है। गॉड विल गिव द ब्राइट फ्यूचर ओनली टू दोज हु आर रेडी टू ब्रिंग हैप्पीनेस इन द लाइफ ऑफ अदर्स। जो दूसरों की जिंदगी में खुशियां लाएंगे वो खुद भी डेफिनेटली खुश रहेंगे। दैट इज वॉज द मैसेज ऑफ हैव यू अर्न्ड योर टुमारो। बहुत ही इमोशनल अगली पोयम, फादर रिटर्निंग होम। दोस्तों, ये पोयम एक फादर की ट्रेन की जर्नी तो बताती है, साथ ही साथ सुबह से लेकर घर वापस लौटते वक्त का सफर फादर का दिखाती है, उसका स्ट्रगल, उसकी लाइफ समझाती है। एज स्टूडेंट्स ऑल्सो यू शुड ऑल्सो रेप्लिकेट दिस विथ योर पेरेंट्स। आपकी फादर, आपकी मदर, जो भी आपके लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सुबह से जब घर से निकलते हैं तो जब वो रिटर्न आ रहे होते हैं ना थके हारे, तो उनके अंदर भी कई इमोशंस होते हैं। उन्हीं इमोशंस को बयां करती हुई ये पोएम है। यहाँ पर सेंट्रल कैरेक्टर फादर है, लेकिन आप इस फादर के कैरेक्टर की जगह पोएम को समझने के लिए कोई भी पेरेंट को रख सकते हैं, और वो पेरेंट किस तरह से मेहनत करता है, क्या ख्याल उसके दिमाग में होते हैं जब वो वापस घर आ रहा होता है, वो क्या पूरे दिन में फेस करके आ रहा होता है, वही यहाँ पर बयां किया गया है। द टाइटल फादर रिटर्निंग होम बिलोंग्स टू द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द पोएम। द पोएम डील्स विद daily routine of the father, the activities of the father and his loneliness are depicted in the poem. दोस्तों, the family members are indifferent to the father.
क्योंकि वो तो अपनी जिंदगी में मशगूल है, लेकिन बाप जो है वो सुबह से निकला है कमाने के लिए, दूसरों के लिए. तो somewhere or the other they are indifferent from the father. So the poet shows the utter alienation मतलब अकेलापन of the father and describes the pain and misery lurking in the old man's soul as he travels in the local train. उसका दर्द, उसके इमोशंस, उसकी पीड़ाएं, उसकी सोच घर आते वक्त लोकल ट्रेन में धक्के खा के आते वक्त जो उसकी फीलिंग्स हैं वो यहाँ पर बयां की गई. द टाइटल इज सुटेबल एज पर द थीम ऑफ द पोएम. द फादर इज रिटर्निंग होम, इसीलिए वो जर्नी है ना, तो वो रिटर्निंग होम टाइटल में लिखा गया. अबाउट द पोएट एंड द पोएम फादर रिटर्निंग होम इज बाय दिलीप चित्रे. इज प्रोबेबली द मोस्ट फेमस पोएम बाय दिस इंडियन पोएट. इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम. ये उसके फादर को उसने डेडिकेट भी की है. Here the poet shows the loneliness and world weariness of an old man in the modern society. एक नए मॉडर्न समाज में एक बूढ़े की लाइफ को वो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं by depicting a picture of his own father returning home from work. The poem is a true account of the poet's father Purushottam Chitra's life in 1957 when they moved from Baroda to Mumbai. The poem is expressive of the poet's feeling of his father. ये लाइन मार्क कर लेना. At a later stage, he realized how neglected and uncared for his father he was, even after being the only one bread earner for the family. मतलब कई बार हमारे साथ भी यही होता है, हम निग्लेक्ट कर देते हैं हमारे घर के कर्ता धर्ता को. हम उसे ग्रांटेड भी ले लेते हैं कि इसका तो काम ही है ना, ये तो कर रहा है, लेकिन वो बंधा हुआ थोड़ी, वो क्यों कर रहा है तुम्हारे लिए, वो जिम्मेदारियों से बंध गया है और हम उसको ग्रांटेड ले लेते हैं. समवेयर और द अदर वी हैव टू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स दैट जो पोएट को रियलाइज हुआ है वो आप सबको भी रियलाइज करना है कि हमारे माँ बाप हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हमें उन्हें ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए. वो जो कर रहे हैं हमारे लिए वो बहुत बड़ी चीज है, बहुत जिम्मेदारियों से कर रहे हैं. उनको किसी ने बोला नहीं है जिम्मेदारियां निभाने, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए करते जा रहे हैं. तो हमें उसका ऋणी होना चाहिए, हमें ग्रेटफुल होना चाहिए और उनकी केयर करनी चाहिए. The theme of the poem says it has an autobiographical significance, but it has gone beyond it. It is now an account of any old man who does the hard work for his family but leads a monotonous life. Leads a monotonous life मतलब दूसरों के लिए जीते जीते इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं कि मुझे पता ही नहीं कि मेरी जिंदगी में क्या बचा है. मेरे हिस्से में खुद को बांट दिया है ना अपन ने. एक फादर अपने आप को इतने हिस्सों में बांट देता है, कुछ हिस्सा ऑफिस के लिए, कुछ हिस्सा ट्रेन के लिए, कुछ पैसेंजरों से बातचीत के लिए, कुछ घर वालों के लिए. इतनी सारे हिस्सों में वो खुद को बांट देता है कि अल्टीमेटली खुद का हिस्सा तो है ही नहीं, उसके पास क्या बचा है उसको पता ही नहीं. और इसीलिए उसकी लाइफ मोनोटोनस हो जाती है, रिपीटेटिव हो जाती है. रोज का सेम रूटीन, मोनोटोनस लाइफ वेयर नो वन इज देयर टू टेक केयर ऑफ हिम, टू टॉक विथ हिम और टू अंडरस्टैंड हिज फीलिंग्स. एलियनेशन, इंडिफरेंस, ओल्ड एज इन अ मॉडर्न सोसाइटी, आइसोलेशन, the generation gap and the future of the individual in the city are central things that are shown in this poem. समझ रहे हैं everyone? Lastly, poetic device and the message of the poem. तो poetic device की बात करें तो free verse poem है once again. No rhyme scheme or no dominant meter. There are 24 lines in this. The use of the present participle, वो पर्टिकुलर लाइन भी मेंशन की है जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल है. स्टैंडिंग, अनसीइंग, गेटिंग ऑफ, ईटिंग एक्सेट्रा इज रिमार्केबल. द टोन ऑफ द पोएम शोज वर्थलेसनेस एंड द कंटिन्यूएशन ऑफ सेंटेंस एलियनेशन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड. मतलब जी तो इसी दुनिया में रहा हूं लेकिन फिर भी दुनिया से अलग हूं. ये शोकेस करती है कुछ लाइनें. द यूज ऑफ वर्ड्स लाइक अनसीइंग, सॉगी, फॉलिंग अपार्ट, डाइम ड्रॉप्ड, स्टेल, एस्ट्रेंजमेंट, सलन एक्सेट्रा. ये जो शब्द हैं ये बताते हैं कि यार ट्रेन में हूं लेकिन ट्रेन में फिर भी नहीं हूं. उतर भी खुद से गया, चढ़ भी खुद से गया, बस मालूम है कि अभी घर जाना है तो बस रास्ता लेकर जा रहे हैं. ये एलियनेशन, ये लोनलीनेस इस पोएम में दिखाया गया है. देयर विदाउट अ पॉज बियॉन्ड द एंड ऑफ द लाइन इट इज कॉल्ड एंजाम्बमेंट.
The simile like a word dropped from a long sentence in the 9th line is powerful and worth exploring. ये पूरा आप लोग नहीं लिख पाएंगे इतना, लेकिन इसमें से कुछ चीजें जरूर लिखो. This full, I think no one will be able to add. The other figures of speech is like alliteration, personification and repetition increases the beauty of the poem. Lastly, message क्या है poem का? Father returning home is a dramatic monologue, जिसमें monologue दे कौन रहा है? Son. वो बेटा दे रहा है. The voice of son detailing the scenes from the life of his father. The poem focuses on the theme of alienation or estrangement experienced by the aged in their twilight years. In the poem Father Returning Home, the poet talks about his father's loneliness and alienation from the man-made world. इस man-made world में एक इंसान, आम इंसान कितना अकेला खुद ही के बनाए हुए जाल में फंस गया है, ये बताने की कोशिश पोएट ने की. Got it? आते हैं नेक्स्ट वन, मनी. अमीरी और गरीबी की खाई बताने वाली पोएम. सिंपल पोएम येट बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है. यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, द टाइटल मनी गिव्स अस द क्लू दैट द पोएम में शो द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी एंड इट्स इफेक्ट इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन. मनी इज द इंपॉर्टेंट थिंग इन अवर लाइफ. हम सबको पता ही है कितनी कीमती जरूरी चीज है. वी गेट मटीरियल प्लेजर्स इफ वी हैव मनी. अगर पैसा है तो सब कुछ है. आज की तारीख में सारे मटीरियल प्लेजर्स हैं हमारे पास, जो चाहिए खरीद सकते हैं. इफ वी डोंट हैव द मनी वी हैव टू फेस हार्ड लाइफ. ये भी सच्चाई. अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको एक मुश्किल भरी जिंदगी जीनी पड़ेगी. ये भी एक हार्ड लाइफ का फैक्ट है. पोएम और पोएट की बात करें तो विलियम डेविस was a Welsh poet and writer. He spent a significant part of his life as a tramp or a hobo in the United Kingdom. यानी मजदूरी की जिंदगी जीते हुए हमारे पोएट ने अपने शुरुआती दिन गुजारे. मतलब काफी कम पैसों. He became peddler and street singer in England. छोटे मोटे काम करते हुए, रास्ते पे गाना गाते हुए, स्ट्रीट पे काम करते हुए उसने अपनी जिंदगी की शुरुआत की. The poem tells us about the rich man who wants to be the poor man to find the real happiness. ये पोएम क्या बताती है कि कई बार आप अमीर तो बहुत हो जाते हैं पैसों से, लेकिन दिल से आप वो लोनलीनेस, वो गरीबी फील करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आज जितने लोग मेरे साथ हैं वो सिर्फ मेरे पैसों के लिए मेरे साथ, वो मेरे पैसों के लिए मेरे साथ. असली खुशी तो वो थी जब मैं एक झोपड़पट्टी में रहता था और बिना कुछ हुए भी लोग मेरे साथ थे, हंसते खेलते थे, आराम की जिंदगी हम जी लेते. स्ट्रगल्स थे, उसमें भी प्रॉब्लम्स थी बहुत सारी, लेकिन साथ में 4 लोग हमेशा रहते थे प्रॉब्लम फेस करने के लिए. आज मैं अमीर हो गया हूं, बहुत पैसा है मेरे पास, लेकिन कोई सच्चा दोस्त नहीं है. सब पैसे के दोस्त थे. एंड दैट इज व्हाट द मैसेज इज कि एक गरीब बनकर रियल हैप्पीनेस मिल जाता है. इट इज व्हेन वी डू नॉट हैव मनी. ध्यान देना, इट इज व्हेन वी डू नॉट हैव मनी और हैव लॉस्ट अवर मनी वी रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट द मनी इज. And at the end, the poet says that now he doesn't have money. He has true friends, though they may be few. आज क्या सच्चे दोस्त तो हैं, कम से कम वो थोड़े ही सही अच्छे तो हैं. And that is why ये पोएम काफी जबरदस्त है. इसका मैसेज क्या है? The message of the poem is दो मनी इज इंपॉर्टेंट इन लवर लाइफ. मैंने डायरेक्ट ये स्किप किया क्योंकि आपको यहाँ पर रिपीटेड चीजें ही दिखाई देंगी. अभी मेजर फिगर ऑफ स्पीच में इन्वर्जन, सिमिली, रिपीटेशन, ओनोमैटोपिया है. और मनी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में. डजंट गिव द रियल फ्रेंड्स. टू नो द हार्श रियलिटी वन हैज टू एक्सपीरियंस पोवर्टी. अगर आपको वाकई में सच्ची दोस्ती देखनी है तो जब आपका सब कुछ छिन जाएगा तो आपके साथ जो खड़ा होगा वो आपका सच्चा दोस्त होगा. मनी गिव्स अस मेनी फ्रेंड्स बट दे डिक्रीज इफ वी डोंट हैव मनी. पुअर पर्सन हैव टू फेस हार्ड लाइफ. समझ में आया सबको? ये पहला पोएम का नाम क्या था? सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड. दूसरे पोएम का नाम क्या था? इंडियन वीवर्स के बाद तीसरी पोएम का नाम क्या था? इंचकेप. चौथी पोएम का नाम क्या था? हैव यू अर्न्ड योर. और अभी अभी जो पोएम खत्म किया, नहीं, पांचवी का नाम क्या था? फादर रिटर्निंग होम. और अभी अभी जो किया वो क्या है? टोटल 6 पोएम किए. फटाफट से आखिरी 2 कर लेते हैं. शी वॉक्स इन ब्यूटी. बड़ी ही छपरी छपराट पोएम है ये. याद आपको यही रखना है.
कि ये पोएम थोड़ी सी आपकी उम्र से, लेकिन फिर भी अब है तो पढ़ लेंगे। खूबसूरती की तारीफ कर रही है पोएम, कोई गुनाह थोड़ी है, कोई गुनाह थोड़ी है, खूबसूरती की तारीफ है बॉस। द टाइटल शी वॉक्स इन ब्यूटी इज डिपिक्टिंग द थीम ऑफ द पोएम। एक्चुअली द पोएट डजंट से शी वॉक्स ब्यूटीफुली, ठीक है, शेव बूंदी हो गया थोड़ा, शी वॉक्स ब्यूटीफुली, ही सेज शी वॉक्स इन ब्यूटी। शब्दों का खेल है, वापस से पढ़ता हूं जरा, देखिए सुजल जी है। एक्चुअली द पोएट डजंट से शी वॉक्स ब्यूटीफुली, वो बोल सकता है ना शी वॉक्स ब्यूटीफुली, वो क्या बोल रहा है जाना, वो बोल रहा है शी वॉक्स इन ब्यूटी है, शी वॉक्स इन ब्यूटी, ब्यूटी तो रंग रंग में है, ऐसे थोड़ी। Here the poet indicates not only outer beauty but also, अभी पहुंचा है, ये एक लिरिकल राइमिंग पोएम है विच डिस्क्राइब्स वुमेन्स ब्यूटी। वुमेन्स ब्यूटी, and which means that only physical appearance is not sufficient. फिजिकल अपीयरेंस सब कुछ नहीं है, सुन लो, मन से अच्छी होनी चाहिए। इट रिक्वायर्स इनर क्वालिटीज ऑल्सो, यही मैसेज है शी वॉक्स इन ब्यूटी, मतलब खूबसूरती देखकर आप पागल भले हो जाएं। जय जय, भड़क रहा है तू मेरे पे, लेकिन आपको एक्चुअली में इनर ब्यूटी देखना चाहिए। दोस्तों, अबाउट द पोएट और पोएम की बात करें तो जॉर्ज गॉर्डन बायरन, known simply as Lord Byron, was a famous English romantic poet and also a satirist. She Walks in Beauty is a short lyrical poem celebrating female beauty. The poet describes an unnamed woman, नाम नहीं बताया, आप सोच लीजिए कि आप ही हैं। दोस्तों, the poet describes an unnamed poem who's exceptionally striking, मतलब ऐसे चले तो नजर जाए ही, पढ़े ये एक बार, striking. The poet describes not only her external appearance but also her inner goodness which makes her so captivatingly attractive. मतलब पोएट ने सिर्फ उसकी बाहरी खूबसूरती देखकर उसकी तारीफ नहीं की है, उसका मन कितना साफ है, उसका स्वभाव कैसा है, वो बताने की कोशिश यहां पर की है दोस्तों। और इसीलिए द पोएट डिस्क्राइब्स द डिवाइन ब्यूटी ऑफ वुमेन। इट्स ब्यूटी इज काइंड ऑफ हार्मनी दैट इज परफेक्ट एज इट इज रेयर। बहुत कम ऐसी खूबसूरत लड़कियां दिखती हैं। द पोएम एक्सप्लोर्स द आइडिया दैट फिजिकल अपीयरेंस डिपेंड्स अपॉन इनर गुडनेस, मतलब वो अंडरलाइनिंग फैक्ट क्या बता रहा है कि जो बाहर से खूबसूरत दिख रहा है ना, इसका मतलब वो अंदर से भी खुश है। अगर आप अंदर से पके हुए हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, कंटाले हुए हो, दुख में हो, तो आप बाहर से भी दुखी ही दिखोगे। जो अंदर है वही बाहर है ना, जीवन में यही है। इफ यू आर हैप्पी इनसाइड यू विल शोकेस हैप्पीनेस आउटसाइड, ब्यूटी आउटसाइड। अगर अंदर से ही आप मूड में नहीं हो, आप लेक्चर मूड में कैसे ले पाओ? अब मैं खुश हूं तो लेक्चर भी अच्छा करके ले रहा हूं, सब चीज यही है ना यार। क्या तू भी हंसता है पागल? यस, सो द पोएटिक डिवाइस वंस अगेन यहाँ पे एक इमेज बना करके प्रेजेंट किया है हमारे सामने। कुछ शब्द राइम में ब्रो, ग्लो और बिलो जैसे वर्ड्स यूज किए हैं। In the third stanza, these are all strong, perfect rhymes. The major figures of speech यहाँ पे simile, metaphor, alliteration, personification, antithesis भी है। Message of the poem की बात करूँ तो boss, the poem is rich as it has a very good literary features. बहुत अच्छी vocabulary इसमें use की गई है। It shows the importance of physical beauty as well as the inner divine qualities. It gives the word picture of beautiful woman. The poem makes the readers to go beyond. हम क्या मैसेज इससे लेकर जा रहे हैं कि हमें सिर्फ बाहरी ब्यूटी से ज्यादा आगे सोचना चाहिए। गो बियॉन्ड आउटर अपीयरेंस टू अप्रिशिएट द डिवाइन इनर ब्यूटी ऑफ द वुमेन। आई लाइक दिस एस्पेक्ट ऑफ द पोएम वेरी मच।
आखिरी पोएम पे आ जाते हैं, स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स। दोस्तों ये आखिरी पोएम है, स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स। सीनरी का वर्णन है। इस ब्यूटी में तो वो कर रहा था, अभी सीनरी में बुरा लग रहा है। वाह। स्मॉल टाउन्स एंड रिवर की बात करें यहां पर तो अच्छी पहाड़ियां, अच्छे पेड़, अच्छी ब्यूटी, सीनिक ब्यूटी यहां पर प्रेजेंट की गई है। द टाइटल स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स यानी छोटे शहर, नदियां बहती हुई, ये बहुत खूबसूरत सीनरी हमें देती हैं। और रिवर इज पर्सोनिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड एज हैविंग अ सोल। द स्मॉल टाउन्स गेट ग्रेट हेल्प फ्रॉम द रिवर वाटर। द टाइटल शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर इन द लाइफ ऑफ पीपल। आप स्पेसिफिकली अगर आप हिमाचल, उत्तराखंड या कश्मीर जैसी जगहों पे जाएंगे ना, तो आपको दिखेगा कि एक नदी है जो आपको हर एक पर्टिकुलर टाउन से गुजरती हुई दिखती है। वहां हिमाचल साइड पे भी आप देखें, उत्तराखंड साइड पे भी देखें, तो वो एक नदी बहती हुई आपको हर जगह से दिखती है। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दैट लैंड, दैट प्लेस। और वो एक सीनिक ब्यूटी है जो बहुत बेहतरीन तरीके से सांप सांप करती है कैसे। यस, तो यहां पे ममंग दाई एक नॉवेलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं और मॉडर्न इंडियन पोएट हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन की। और नॉर्थ ईस्ट की खूबसूरती सबको पता ही है, तो वही यहां पर प्रेजेंट किए। शी वाज बोर्न इन द आदि ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। शी एक्सपीरियंस्ड द क्लोज विसिनिटी ऑफ नेचर। द पोएम स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स डिस्क्राइब्स, ये ब्रैकेट में डाल दो, यही लिखना है आपको इस पोएम के बारे में अगर कुछ भी आता है तो। द पोएम डिस्क्राइब्स अ लैंडस्केप एंड नेचर वेयर रिवर इज डोमिनेंट फेनोमेना। मतलब वो रिवर जो है वो गांव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर्टिकुलर लोकेलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ लाइवली नेचर अराउंड हर होम टाउन एंड द इटर्निटी ऑफ द नेचुरल एलिमेंट्स। पोएट ने एक्सप्रेस किया है कि कैसे ये छोटे टाउन अब पहले से ज्यादा डेवलप हो रहे हैं, कैसे ये छोटे टाउन में मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, मगर इस मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हमें ये ब्यूटी को खोना नहीं। थीम ऑफ द पोएम इज बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ ट्राइबल पीपल, क्योंकि हमारी पोएट भी एक ट्राइब से बिलोंग करती हैं, तो अपनी ट्राइबल लोगों की, नॉर्थ ईस्ट की जो भावना है वो प्रकट कर रही है। विच द सोल्स ऑफ द बिलव्ड वंस ऑलवेज कंटिन्यू टू ड्वेल इन द नेचुरल एलिमेंट्स अराउंड। वो ये मानती हैं कि जो पुश्ते हैं उनकी, जो उनकी पास्ट जनरेशंस हैं, वो इसी नेचर में कहीं हैं। वो भले हमारे बीच से चले गए हों, गुजर गए हों, ऑफ हो गए हों, मगर वो हैं तो इसी नेचर में कहीं ना कहीं, और वो हमेशा इस नेचर को ऐसे ही देखना चाहते हैं। सो शी रिमेंबर्स डेथ व्हेन शी सीज द टाउन्स शी implies have prospered when nature has been destroyed। तो वो चाहती हैं कि भले आप प्रॉस्पेरिटी करें, डेवलपमेंट करें, लेकिन नेचर को डिस्ट्रॉय ना करें। आखिर में मैसेज ऑफ द पोएम पे अगर जाएं तो मैसेज बहुत क्लियर है। द पोएम सेलिब्रेट्स रिच कल्चर रिचुअल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। सबसे मेन है, ये अंडरलाइन करना है। हाउएवर द स्पीकर ऑल्सो एक्सप्रेसेस अ फीलिंग ऑफ लेमेंट बिकॉज these perennial rituals and traditions are threatened by so called modernization। इस मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हम हमारे रीति रिवाज, हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन को भूलते जा रहे हैं। The river has given importance here and it is respected by the people in poets area। The poet shows the pathetic condition of rivers। पहले के मुकाबले नदियों की कंडीशन बहुत खराब हो गई है, and tries to make aware the readers about it। मतलब कहीं ना कहीं रीडर्स को वो बता रही है कि गांव की जो सिचुएशन है वो काफी बुरी होते जा रही है, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों मैसेज बहुत सिंपल है आज के इस लेक्चर का। 8 पोएम्स हैं, इसको 8 पोएम फेंक करके लोगे तो ये कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। सिर्फ 8 पोएम है, ये सोच के आपको इसको पढ़ना है। और मैंने जैसा बोला आपको, आप 2-3 बार पोएम रीड करो टेक्स्ट बुक से, उसके बाद ये बाय हार्ट करो और लिख के प्रैक्टिस करो। अप्रिसिएशन डेफिनेटली आने ही वाला है, कंफर्म मार्क्स देने ही वाला है। और आपको अगर 8 पोएम का अप्रिसिएशन आता है, किसी का भी आ जाए, आपको वो ऐसे ही प्रेजेंट करना है। ये पीडीएफ में तुरंत आपको सेंड कर दूंगा, इसी से पढ़ो, इसी से लिख के प्रैक्टिस करो। डन 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 डन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।